गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं भारत में राष्ट्रवाद के लेक्चर 2 के बारे में। और ये आपका इतिहास के अध्याय 2 से संबंधित है। क्योंकि अब जो ये टॉपिक है, इसके पहले की जो आंदोलन से संबंधित टॉपिक थी, मैंने इस अध्याय 2 के लेक्चर 1 में मैंने बता दिया। आज लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। साइमन कमीशन का गठन, यानी साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अब बात है कि इससे संबंधित जो प्रश्न के रूप में मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया कि लिखते तो हम वही, लेकिन प्रश्न के रूप में कि आप समझ जाओ कि प्रश्न भी कैसे पूछ सकता है। तो प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन गठन किया क्यों गया? तो साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। अब ये भी प्रश्न होता है कि साइमन कमीशन को किसने गठित किया था। तो जॉन साइमन ने। इसके नाम पे इस कमीशन का नाम ही रख दिया गया था साइमन कमीशन, यानी साइमन का कमीशन, यानी एक सवाल। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। यानी कि भारत की जो क्रियाकलाप है, जो उनकी व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल रही है ये नहीं, उसके रूप में ये क्या था, परामर्श के लिए ये जो कमीशन गठित हुआ था। लेकिन अब बात आती कि आखिर विरोध हुआ क्यों साइमन कमीशन का। तो मैं आपको बताते चलूं कि इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस जो ये गठन हुआ था उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अब अंग्रेज कैसे जानते हैं कि भारत की व्यवस्था किस तरीके से अच्छे से चलाई जा सकती है। तो ये अपने पूरी तानाशाही दिखाना था एक तरीके से। अब इसकी बात प्रश्न 2 इससे ये उठता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने इसके लिए कौन सी नीतियां अपनाई थी, ये भी प्रश्न आता है। तो वो देखते हैं। तो बात देखिए, क्यों असंतुष्ट थी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस सहित भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अभी बताया मैंने। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था, यानी जो मुस्लिम लीग हिंदू महासभा से उस समय खुद मतभेद था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सभी लोग उस समय एक हो गए थे और एक होकर उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला केवल भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, उनका फैसला अंग्रेज कैसे कर सकते हैं। अब साइमन कमीशन संबंधित एक और ये प्रश्न आ जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करने वाले मुख्य नेता कौन थे। तो देखिए, जब साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए सब लोग एकजुट हुए थे, तो यहाँ पर मुख्य नेता तो चूंकि वहां पे बहुत लोग थे, कांग्रेस के जितने सदस्य, चाहे मुस्लिम लीग के नेता हो, चाहे हिंदू महासभा के नेता हो या कांग्रेस के नेता, सबने विरोध किया। लेकिन उसमें मुख्य नाम आता है लाला लाजपत राय का। क्यों? क्योंकि इन्होंने आवाज, ये नहीं कहो कि किसी भी आंदोलन के एक मुखिया को सबसे आगे खड़ा होना, पुलिस की लाठियों के प्रहार से क्या हो गई, इनकी मृत्यु भी हो गई। ये पूरी तरह से बहुत बुरी तरह इनके ऊपर लाठी का प्रहार किया गया, जिससे हमारे माननीय लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। कब? साइमन कमीशन का विरोध करते समय। अब आते हैं हम पूर्ण स्वराज की मांग। ये प्रश्न उठता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो मैं बताते चलूं, इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि इसका सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में फिर इसका मांग उठा। तो बात क्या है कि अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। किसने? लॉर्ड इरविन ने। जिससे किसने? गांधी इरविन समझौता आपको मालूम ही है, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। किस लिए हुआ था? दांडी मार्च के समय, यानी जब हिंसक आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, तो इरविन के साथ ही गांधी जी ने समझौता किया था उस संघर्ष को रोकने के लिए।
तो उसने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन की घोषणा किया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि अब ये भी प्रश्न, स्वराज की मांग किसने उठाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में ये मांग की। कब की थी, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक भी बहुत शानदार और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो देखते रहिए ताकि आपके एक एक टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कि 1900 देखिए हिंदू मुस्लिम संघर्ष 1920 के दशक के मध्य मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे राष्ट्रवादी संगठन एक दूसरे के काफी समकक्ष थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस, हिंदू महासभा एक दूसरे के बराबर ऐसे क्या थे, इस एक कमेटी थी, एक तरह की एक पार्टी और एक तरह का संगठन था। अब बाद में आपसी संबंध खराब हो गए, ये दोनों संबंध क्या हो गए, खराब होने लगे। देखिए संबंधों को खराब करने का कि उसमें अब राजनीति क्या हुई, प्रभावी होने लगी। रोज सभी लोग अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए क्या किए, आपस में ही मतभेद करा दिए। जैसे आजकल क्या होते हैं, हमारे बीच हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद कुछ नहीं है, बस कुछ अराजक राजनीतिक लोग हम लोगों के बीच क्या करते हैं, पूरी तरह से मतभेद पैदा करते हैं और हमारे बीच संघर्ष कराते हैं। ये उस समय से ही जारी है। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान करने की मांग की कि निर्वाचन जो हिंदू का अलग हो, मुस्लिमों का अलग निर्वाचन हो। इस तरीके की बात उठी जिसने उस संघर्ष को बढ़ावा दिया। ये आता है प्रश्न कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच किस प्रकार के मतभेद थे। तो देखिए मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना इन्हें दो शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे। उनके यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है अलग निर्वाचिका की मांग को तभी छोड़ सकता हूं यदि मेरी ये दो शर्तें यदि मान ली जाएंगी। तो उन्होंने शर्त क्या रखा था, पहला शर्त रखा था जिन्ना जी ने कि केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए, यानी जो भी सीट आरक्षित है वो हो कि उसमें बस मुस्लिम का ही निर्वाचन हो, उसके अतिरिक्त किसी और का निर्वाचन उस सीट पर न हो। दूसरा उनका मांग था कि प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों, या जैसे कि बंगाल और पंजाब की बात कर लें, उस समय यहाँ पर संख्या क्या है, मुस्लिम वर्ग की ज़्यादा है, तो में आबादी के अनुपात में हो, जो मुस्लिमों का वर्चस्व होना चाहिए बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में, वह उनके आबादी के हिसाब से तय होनी चाहिए कि कितने लोग, कितने मुस्लिम नेता वहां से निर्वाचित होंगे। देखिए एक प्रश्न ये बहुत ज्यादा पूछता है भाई, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या थे। सबने अवज्ञा आंदोलन का संबंध तो महात्मा गांधी जी से है, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या थे कि ये कारण, तो पहला कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था, पूरी तरह से नकार दिया था। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। दूसरा कारण क्या रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। जब दिसंबर 1929 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उस समय तो प्रधानमंत्री थे नहीं, कौन, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी तो ब्रिटिश सरकार द्वारा वो मांग क्या कर दी गई थी, पूरी तरह से अस्वीकृत कर दी गई। तो ये भी कारण रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का। देखिए अब बात करते हैं पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट जो है आपकी इस अध्याय 2 की बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये बहुत से इससे प्रश्न पूछने जाते हैं क्योंकि इसका संबंध जो है हमारे दलित वर्ग से है। पूना पैक्ट का संबंध, पूना पैक्ट पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी तथा महात्मा गांधी जी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। अब ये भी आता है कि पूना पैक्ट पर सहमति कब बनी थी और किन के बीच बनी थी, तो भीमराव अंबेडकर जी के बीच और महात्मा गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को एक सहमति बनी। उसमें था क्या,
तो इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। इसको स्वीकार्यता किसने दिया था? हमारे मालवीय जी के द्वारा। अब पूना पैक्ट की शर्त क्या थी, आखिर उसमें था क्या शर्त, वे देख लें। तो पूना पैक्ट की शर्त की बात करें तो इसकी मुख्य दो शर्तें थी। पहला था कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, यानी भीमराव अंबेडकर जी की मांग थी कि दलित वर्ग जो है उसको 147 सीटें राज्य विधायिका में दी जाए। दूसरी मांग थी कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। जो भी आरक्षित सीट है उस पर निर्वाचन कोई और नहीं बल्कि निर्वाचन मंडल ही करेगा। ये भीमराव अंबेडकर जी की महात्मा गांधी जी से क्या हुआ था, एक प्रकार का समझौता हुआ, सहमति बनाई गई थी। अब देखिए, चूंकि ये अध्याय 2 आपका भारत में राष्ट्रवाद समाप्त होता है, तो उस समाप्ति के अंत में मैं अब कुछ चीजों को मेंशन कर दे रहा हूं जो अब तक भाग लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ये समाप्त होने जा रहा है, लेक्चर 2 भी, और इस तरह से अध्याय 2 भी आपका समाप्त हुआ। तो महात्मा गांधी संबंधित पुस्तक कौन रही? हिंद स्वराज। गांधी जी का नारा क्या रहा उस समय आंदोलन से? करो या मरो, यानी कि अब नहीं करोगे तो स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, लड़ जाओ पूरा। सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है? तो वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण से महात्मा जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जब दक्षिण अफ्रीका से वो लौटे थे, तब की बात है। पूछता है चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 ईस्वी। कहां से? चंपारण। स्थित कहां है? बिहार में। तो इस तरह से अब आपको यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अपने सभी ग्रुप वर्ग में भेजें। और जिस भी हमारे विद्यार्थी ने अभी तक शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे के सामाजिक विज्ञान के, नागरिक अर्थशास्त्र और अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचे हुए, इतिहास हो चाहे भूगोल के, वो सब के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से कर सको। तो